बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 18 अप्रैल रात के तकरीबन 10:15 बजे और कुछ सियासी माहौल से गर्मा गर्म खबरें हैं। वैसे मौसम बाहर का भी ख़राब है। सुना है थोड़ी देर पहले पेशावर में ज़रा ज़ालाबारी हुई है। आखिरी इतलात जो मैंने चेक की तो ज़ालाबारी हो रही थी। आई होप कि कोई इतना नुकसान ना हुआ हो जितना इस्लामाबाद में हुआ। यहाँ के लोग भी ज़रा अभी अलर्ट हैं क्योंकि NDMA की जानिब से बताया गया कि हो सकती है ज़ालाबारी एक बार फिर से, तो सारे लोग जो हैं वो ज़रा अलर्ट पे हैं। एनी हाउ, ज़रा सियासी मौसम की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी गर्मा गर्म है क्योंकि अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है एक ऐसी खबर जिसके आने वाले दिनों में काफ़ी असरात हो सकते हैं। लेकिन उसको जो PTI के सियासी मुखालफिन हैं वो किस तरह से उस खबर को फैलाएंगे और PTI को उस खबर को लेके किस तरह से बिहेव करना है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होंगी। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA-18 यानी हरीपुर उमर अयूब का जो हल्का है वहाँ पर इलेक्शन धांधली के हवाले से जो एक हुक्म इम्तना जारी किया गया था, जो कि उमर अयूब साहब ने लिया था हुक्म इम्तना, अब से कुछ देर पहले वो ख़त्म कर दिया है। जो नए चीफ़ जस्टिस आए हैं, कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक फ़ैसला दिया जिसके मुताबिक उमर अयूब साहब का जो हल्का है वहाँ पर होने वाली जो मुबैना धांधली थी उसके हवाले से उमर अयूब साहब ने एक स्टे लिया था। बाद में चूँकि वो जीत भी गए, उसके ऊपर कोई उन्होंने इतनी ज़्यादा पेशरफ्त नहीं दिखाई, लेकिन अब वो स्टे ऑर्डर ख़त्म हो गया। दैट मीन्स कि ये किसकी फेवर में जा रही है ये सारी चीज़, ये उमर अयूब साहब की फेवर में तो कतई नहीं है। ये जा रही है फेवर में जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं और अदालत ने ये करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये मुतल्लिका फ़रीक़ैन को सुन के फ़ैसला करे कि क्या NA-18 हरीपुर में धांधली हुई या नहीं हुई। तो उमर अयूब साहब चूँकि इन दिनों काफ़ी एक्टिव हैं, वो अपोजिशन लीडर भी हैं और एक बड़े मार्जिन से वो जीते हैं। कोई तकरीबन 70,000 वोटों का फ़र्क आया है इसमें। तो अब ये मामला किस तरफ जाएगा आने वाले दिनों में, इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू रहेगी। लेकिन मैंने मुतल्लिका जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, अब से थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई, मैंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये एक मामूल की या रूटीन की कार्रवाई है। इससे उमर अयूब साहब को या PTI को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वोटों का डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि अगर मुखालिफ फ़रीक की बात मान भी ली जाए तब भी उमर अयूब साहब की सीट कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन चूँकि मामला अगर इलेक्शन कमीशन के पास चला जाए और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान कोई भी डिसीजन कर सकते हैं जो उनके हाथ में है या उनके बस में है, वो अगर कह दें कि नहीं जी मुखालिफ उम्मीदवार जो है वो जीत गया, तो उस सूरत में उमर अयूब साहब के पास क्या ऑप्शन है? ये कि वो अदालतों में इसको चैलेंज करें, एक लंबा प्रोसेस दोबारा से इनिशिएट हो जाए, तो ये थोड़ी सी परेशानी बहरहाल उनकी तरफ रहेगी। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है, ये काफ़ी हलचल सी रहेगी बहरहाल। अब आ जाइए ज़रा मामूल की दूसरी सियासी खबरों की तरफ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा PTI की लीडरशिप फिर पहुँच गई। अलीमा खान पहुँची, साहिबजादा हामिद रज़ा भी पहुँचे, उमर अयूब, आलिया हमजा, ये सारे लोग पहुंचे जिनकी मुलाकातें रोकी गई हैं या इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये कहां पर जा सकते हैं? ऑब्वियसली जो मुतल्लिका प्लेटफॉर्म बनता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही है और ये कहीं जा नहीं सकते कि कहीं इंडियन हाई कोर्ट चले जाए या कोई आलमी अदालत का दरवाज़ा खटखटा लें, ऐसा होने नहीं वाला। तो आज आगे इनके पास जो फोरम है, इन्होंने मजबूरी में सही या जैसे भी है, खुश होकर जाएँ नाराज़ होकर जाएँ, इसी फोरम पर जाना है। तो आज ये सारे लोग पहुँच गए कि जनाब हम जाके चीफ जस्टिस के रूबरू कम से कम अपनी बात तो रखें कि जनाब आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है, कोई ऑर्डर पास करें। बहरहाल चीफ जस्टिस के रूबरू तो नहीं पेश हो सके, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई के तकाजे थे वो उन्होंने पूरे कर दिए। तो तौहीन अदालत की दरखास्तें अलग अलग दायर कर दी, यानी अलीमा खान ने अलग दायर की है चूँकि वो फैमिली मेम्बर हैं, तो फैमिली की मुलाकातें ना होने पर अलीमा खान ने और सियासी रुफ़का की मुलाकातें ना होने पर उमर अयूब ने और साहिबजादा हामिद रज़ा ने दरखास्तें दायर की हैं। आलिया हमजा भी बायोमेट्रिक कराती दिखाई दी हैं, गालबन उन्होंने भी कोई एप्लीकेशन दायर की होगी। तो इन सब को ये लगता है या आखिरी हल के तौर पे यही है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कोई ऐसा सख्त ऑर्डर जारी करे या कम से कम अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को बुला के पूछे कि आप क्यों मुलाकातों से रोकते हैं। बिलफर्ज ऐसा हो भी जाता है तो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट आके बोलेंगे जनाब हमारे पास तो पहुंचे ही नहीं है, ये तो रास्ते में ही किसी बिल्डिंग शिल्डिंग से होकर वापस चलेंगे, बात उनकी दुरुस्त होगी, लेकिन रुकावटें हायल की गई पुलिस की जानिब से, रोका गया, वहाँ तो इनको पहुँचने ही नहीं दिया गया अडयाला जेल के गेट तक कि ये जाके कहते कि जनाब हमारी मुलाकात कराई जाए। बहरहाल अगर वो चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो उनके पास बहाने भी बहुत सारे हैं। वो एक शेर भी है ना, जो आना चाहो हज़ार रस्ते, ना आना चाहो तो उज़्र लाखों, मिजाज बरहम तवील रास्ता, बरसती बारिश ख़राब मौसम। मौसम वैसे आजकल भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो देखते हैं कि कहाँ तक जाता है ये मामला। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया, उनकी बात में वज़न ज़रूर है। वो कहते हैं कि अदलिया के हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो किया, एग्जैक्ट वर्ड्स तो मैं यहाँ पे नहीं लिखता, लेकिन उन्होंने कहा कि
अदलिया का हाल आप सबके सामने आ चुका है कि वो उनको किस तरह से बिल्कुल वो कर दिया गया है साइड लाइन। वो अब इस पोजीशन में नहीं है कि कोई तगड़ा या कोई बड़ा रिलीफ दे सके। इस सारी सूरत हाल में उन्होंने ज़ोर इस बात पे दिया है कि पीटीआई की क़यादत को या सबको कब ये एहसास होगा कि अदालतों की बजाय उन्हें सियासी हिकमत अमली से ये मामला ठीक करना होगा। अब सियासी हिकमत अमली क्या है उसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन ये उन्होंने ज़रूर कहा कि अदलिया के ऊपर अब इतना ज़्यादा डिपेंड करने की बजाय आपको अपनी सियासी हिकमत अमली बनाना होगी। बात किसी हद तक ठीक है कि हर बार अगर अदालत के सामने ले जाएंगे मामला और अदालत जो सुप्रीडेंट के ऊपर छोड़ देंगे वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, क्या सख्त ऑर्डर पास हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब आपके सामने है। तो इस सिलसिले में इस तरह से इमरान खान की मुलाकातें बहाल हो जाएंगी या पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा तो बहुत मुश्किल लगता है। दूसरी जानिब जो एक अहम पेशरफ्त हुई वो ये कि इमरान खान की अलकादर ट्रस्ट केस में जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी, मुतफर्रिक दरख्वास्त, यानी एक और इजाफी दरख्वास्त दायर की गई थी कि ये केस की मरकज़ी अपील को भी सुना जाए और उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल की जाए। दो दरख्वास्तें हैं पीटीआई की चीफ जस्टिस के पास, एक ये कि इसकी मरकज़ी अपील सुने और ये केस ही ख़त्म कर दें। दूसरा ये है कि जब तक मरकज़ी अपील नहीं सुनी जाती या उसका फ़ैसला नहीं होता, कम अज़ कम इनकी सज़ा मुअत्तल करके इनको रिहा कर दिया जाए, साथ साथ केस बेशक चलता रहे। ये दोनों अपीलें पेंडिंग थी इतने टाइम से, तो जो एक अलग से दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि ये केस जल्दी सुना जाए। तो वो दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है और अब इस केस को जल्दी समाअत के लिए लगाने के लिए अदालत ने 2 हफ़्ते का वक्त दे दिया है कि 2 हफ़्ते के अंदर ये केस जो है वो मुकर्रर किया जाए। ये जुडिशल ऑर्डर जो है वो बाकायदा पास कर दिया गया है अदालत की जानिब से, यानी चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज़ ये ऑर्डर जारी किया और कहा कि 2 हफ्तों के अंदर इमरान खान का ये केस लगाएं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम जो सज़ा मुअत्तली वाला मामला है वो भी इसी दरख्वास्त के साथ सुन लेंगे। अगर इन दोनों में से इमरान खान को किसी एक केस में भी रिलीफ मिलता है या उनकी एक तरह से ज़मानत मंजूर हो जाती है या उनकी बिल्कुल केस ही ख़त्म हो जाता है, ये दोनों दरख्वास्तें हैं, इनमें से एक में भी उनको रिलीफ मिला तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन ये जहन में रखना होगा कि ये चीफ जस्टिस साहब हैं और जो साथ में उनके सुनने वाले हैं राजा इनाम अमीन मिनाज साहब, वो एडिशनल जज साहब हैं जो 16वें नंबर के जज हैं या गालबन इसी के आसपास हैं कहीं। अब वो किस तरह से रिलीफ ग्रांट करते हैं, पहले तो होता था ना वो चला गया केस जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के पास चला गया या और बाकी जजेस, अब उनके पास तो ये केसेस जा ही नहीं रहे। ये अब नए जजेस के पास केस जा रहे हैं और नए जजेस की तकर्री कैसे, क्यों, किन हालात में हुई, ये डिटेल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए ज़रा अगले कुछ और मामलात की तरफ। इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है ना आप सबके सामने है, किसान एहतजाज कर रहे हैं, उनकी सुनवाई उस तरह से नहीं हो पा रही। वो पहले तो फिर किसी अदालत चले जाते थे, आजकल वो भी कोई सीन नहीं है। ये जो डॉक्टर्स हैं ये एहतजाज कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं, इनकी भी उस तरह से सुनवाई नहीं हो पा रही। बल्कि आज तो हमने लाहौर में देखा क्या हो रहा है। तो जो एक आस उम्मीद थी ना एक मिडिल क्लास तबके के पास या इंस्टेंट रिलीफ लेने के लिए कि जनाब वो फट से गए अदालत से, कोई स्टे ऑर्डर मिल गया, कोई रिलीफ मिल गया, अब रिलीफ तो दूर की बात है, फौरी तौर पे स्टे ऑर्डर भी नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल ये पीका का कानून है, सारे साफ़ी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे जज साहब के रूबरू, इन्होंने कहा कि आप रिलीफ बेशक बाद में दें लेकिन अभी सिर्फ हुक्म इम्तना जारी कर दें, इसके ऊपर अमल दरामद रोक दें, बाकी आप फरीकैन को सुनते रहें। वो हुक्म इम्तना भी जारी नहीं हुआ। इसी तरह आप देखें इलेक्शन कमीशन का मामला है। अब इलेक्शन कमीशन अपनी मुद्दत पूरी कर चुका, सिर्फ एक आइनी तरमीम ये हुई है कि जब तक नया नहीं आ जाता तब तक पुराना इलेक्शन कमीशन या उसके मेम्बरान काम जारी रख सकते हैं। लेकिन इट डजेंट मीन कि आप नया इलेक्शन कमीशन लगाने की कोई अटैम्प्ट ही ना करें। जिसको सूट करता है वो कह रहा नहीं बस पुराना चल रहा है तो ठीक है। इस सिलसिले में भी अदालत की जानिब से कोई ऑर्डर पास नहीं हो रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि एग्जेक्टिव जो चाहती है अदालत चाहे ना चाहे उसको तस्लीम करना पड़ रहा है और अदालत खामोश है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रही कि जो एग्जेक्टिव ने कह दिया वही है। अगर हमने ज़रा सा भाई हुकूमत के ख़िलाफ़ जाके कोई फ़ैसला देने की कोशिश की तो हुकूमत हमें यहाँ से उठा के पता नहीं किधर फेंक देगी। तो ये जो चीज़ है ना एक बिल्कुल अदलिया मातहत हो गई, ये बड़ा नुकसानदेह है। और इसकी वजह से जो इंस्टेंट रिलीफ वाला सारा मामला है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ एग्जेक्टिव के ताबे हो गया है कि एग्जेक्टिव चाहे तो रिलीफ ग्रांट किया जा सकता है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल सूरत हाल है, ख़ास तौर पर सियासी माहौल के तनाजुर में। वैसे अगर कोई छोटा मोटा कोई हुक्मनामा कोई जारी हो जाए तो हो जाए, लेकिन कोई बड़ा हुक्मनामा हमने 26वीं तरमीम के बाद कोई ऐसा नहीं देखा आउट ऑफ द वे जाके कोई आ गया हो। आखिरी जो फैसला आया था ना वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिया था पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिसने हुकूमत को और इधर उधर के सारे स्टेक होल्डर्स को एक दफ़ा परेशान कर दिया था कि ये तो हमारी तवक्कुआत के बरक्स फैसला आ गया। उसके बाद 26वीं तरमीम हुई तो एवरीथिंग इज़ जस्ट लाइक नॉर्मल कि अब कोई डिसीजन उनकी मर्ज़ी के बगैर या उनकी मंशा के अगेंस्ट नहीं आ सकता। तो ये इस टाइम सिचुएशन है। अब आ जाइए ज़रा उमरकोट के इलेक्शन के हवाले से। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था, इस टाइम जब मैं ये व्लॉग कर रहा था
तो ये क्लियर था कि पीटीआई जो है उसने बड़े वोट लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा माहौल था, जैसा मोमेंटम था, उनका मुखालिफ उम्मीदवार जो है सबा तालपुर, वो तो कहीं नज़र नहीं आ रही थी, कोई इलेक्शन कैंपेन उस तरह से नहीं थी। मैंने आज भी ट्विटर के ऊपर लिख के भी सर्च किया कि सबा तालपुर की कोई तकरीर या सबा तालपुर की तकरीर या खिताब या कोई चीज़, कोई ऐसा क्लिप उस वक्त मेरे सामने नहीं आया। कहीं इधर उधर हो, यूट्यूब के ऊपर हो या आसपास, तो मुझे मालूम नहीं। ट्विटर के ऊपर मैंने चेक किया तो कोई ऐसी क्लिपिंग उनकी मौजूद नहीं थी जिससे ये पता चले कि इन्होंने बहुत कोई इंटेंसिव कैंपेन किया है। और इस खदशे का भी इज़हार किया था कि रात गए नतीजा जो है वो बदला भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फिर रात गए खबरें आना शुरू हुई कि सबा तालपुर जो है वो इलेक्शन जीत गई। हलीम आदिल शेख से मेरी कुछ देर पहले बात हुई, उनके मुताबिक ये एज़ पर हलीम आदिल शेख मैं बता रहा हूँ, उनका ये इल्ज़ाम है कि रात 3 बजे के करीब सारा जो कंट्रोल था वो सूबाई हुकूमत के पास जा चुका था। हर चीज़, मतलब पूरी पुलिस और वो सारी इंतज़ामिया जो थी, उन्होंने जिस तरह से सारी चीज़ें की हैं उसके नतीजे में ये सारा कुछ हुआ। बट ऑन द अदर हैंड वो ये भी बता रहे थे कि लास्ट टाइम जो उनके उम्मीदवार थे लाल माली, उन्होंने 30,000 वोट लिए थे पिछले इलेक्शन में, और इस बार जो उनका वोट है, जो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक बताया गया है, वो 84,000 वोट उन्होंने लिया है। तो वो कह रहे हैं कि हम डबल से भी ज़्यादा के ऊपर चले गए इन टर्म्स ऑफ वोट। लेकिन जो दूसरे मुखालिफ फ्री का वोट था वो उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर कर दिया गया, जो कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी है। तो वो फॉर्म 47 और 45 वाली तो कहानी इस बार कह रहे हैं कि वो ख़त्म ही कर दी। जो फॉर्म 45 में दिखाया गया है वही फॉर्म 47 में, तो इस बार वो कह रहे हैं कि इस तरीके से ये सारा कुछ हुआ। बहरहाल ये उनके इल्ज़ामात हैं, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, अदालतें क्या कर सकती हैं, उसका अंदाज़ा आपको व्लॉग के पहले हिस्से में जो की गई गुफ्तगू है उससे हो जाना चाहिए। तो ये इस तरह का मामला है। तो अगर सारे इलेक्शंस या ये पूरा इंतखाबी माहौल इस तरह के मामलात के ज़ेर असर रहेगा, फिर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाला जो मामला है ये खाली किताबों तक रह जाएगा या एक नारों की हद तक रह जाएगा। अमल दरामद इसके ऊपर इतना को ख़ास होता नज़र नहीं आ रहा। अदालतों में जजेस की तादाद इस तरह से बढ़ाई गई है कि बहुत जल्द और तेज़ तरीन इंसाफ जैसे आपको मिलने वाला है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त आइनी जजेस की तादाद कितनी हो चुकी है? 15। जो पहले सुप्रीम कोर्ट में ओवरऑल टोटल जजेस की तादाद होती थी वो 17 होती थी। टोटल 17 रुकनी एक लार्जर बेंच होता था, यानी फुल कोर्ट जिसे कहते हैं। अब सिर्फ आइनी बेंच में जो जजेस की तादाद है वो 15 तक पहुंच चुकी है, और आइनी बेंच ने अभी तक डिसीजंस कितने किए हैं? 0। अभी तक कोई आज की तारीख तक आइनी बेंच की जानिब से कोई हतमी फ़ैसला नहीं सुनाया जा सका। तो जो अदालत को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो भी जैसे पहले होता था ना, बहुत जोश जज्बे से रिपोर्टिंग, और वहाँ से व्लॉग्स वगैरह होते थे, बहुत सारी कवरेजेस होती थी नॉन स्टॉप, और ऐसा कोई लगता था कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ आ जाएगी, कोई अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सबको लगता है कि बस जैसे मामूल के मुताबिक हर चीज़ है, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।